हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट की, विच इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसमें चैप्टर नंबर 13 है जो नया टॉपिक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 12 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग द बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। बिजनेस पॉलिसी की बात हो रही है, एक थोड़ा इंट्रोडक्शन उनकी लैंग्वेज के हिसाब से देख लेते हैं, एंड देन वील गेट एन आइडिया कि यहाँ पे किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। बिजनेस पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस विच आर डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू गवर्न द एक्शंस ऑफ दोज हु आर अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो एक गाइडलाइन डेवलप करना, ये एक मेन वर्ड हो गया यहाँ पे कि पॉलिसीज क्या होती है, गाइडलाइंस होती है। जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं उनके एक्शंस को कैसे गवर्न करना है, उसके लिए जो गाइडलाइंस फ्रेम की जाती है, उन गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बिजनेस पॉलिसीज। ठीक है, ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। दे डिफाइन द पोटेंशियल लिमिट्स विद इन विच डिसीजंस मस्ट बी मेड। बिजनेस पॉलिसीज ऑल्सो डील विद द एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज विद विच द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की पोटेंशियल लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। डिसीजंस किस लिमिट के अंदर लिए जा सकते हैं वो सब यहाँ पे डिसाइड होता है। रिसोर्सेज को अक्वायर करना, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिजनेस पॉलिसी का एक मेजर हिस्सा है। ठीक है, इट डिफाइंस द स्कोप विद इन विच द डिसीजंस मे बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट परमिट्स द लोअर लेवल मैनेजमेंट टू डील विद द रूटीन प्रॉब्लम्स and issues on their own without reverting back to top management for the purpose of decision making। तो पॉलिसी में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, हर एक का रोल, हर एक के पावर्स, वो सब डिफाइन कर दिए जाएंगे और उस डेफिनेशन के अंदर ही आप सबको काम करना है। तो बहुत बार ऐसा भी होगा कि मिडिल लेवल मैनेजर्स को उनके पावर्स के बारे में बता दिया गया है और उनको बोला गया है कि आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को हर चीज़ में रिपोर्ट करना और पूछना ज़रूरी नहीं समझना है, एंड यू कैन मूव फर्दर और आप अपने डिसीजंस खुद से भी ले सकते हैं। पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, significant issues which are affecting the organizational success, and the decisions affecting the organization in the long run. Next, the top management consists of those managers who are primarily responsible for long term decisions and carry designations such as the chief executive, president, जनरल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो यहाँ टॉप मैनेजमेंट की बात की है, उनका रोल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी, लॉन्ग रन में वो कंपनी को कैसे गवर्न करेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन द पार्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी। फिर इसके बाद है फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी। देखें, आपको एक बेसिक आइडिया आ गया यहाँ से कि बिजनेस पॉलिसी जो है वो होती क्या है, गाइडलाइंस होती हैं। बस थोड़ा सा बेस मिल जाए ना तो फिर आगे का चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन ही यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखें, एक इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसी में क्या फीचर्स होने चाहिए। इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसी, पहला पॉइंट है, इट शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब डेफिनेट, सर्टन, और इसके अंदर अनसर्टेनिटीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या गाइडलाइन समझ में नहीं आएंगी। तो अगर मैं आपके लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस डिफाइन कर रहा हूँ तो आई शुड बी वेरी क्लियर विथ माई पॉइंट्स, और इसमें कुछ भी अनसर्टन होगा, कंफ्यूजिंग होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। टू द पॉइंट होना ज़रूरी है, क्लियर होना ज़रूरी है, लैंग्वेज डबल मीनिंग, कंफ्यूजिंग, अनएम्बिग्यूअस ना हो, रिलायबल हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, उस पॉलिसी पे रिलाई किया जा सके, और जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए इन अ सेंस कि सबके लिए एक बराबर पॉलिसी हो, एक कैटेगरी के हर इंसान के लिए पॉलिसी जो है वो भी सिमिलर हो। ठीक है, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब आपके जो गोल्स हैं, आपका जो टारगेट है, आपका प्लान भी उस हिसाब से होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है। तो प्लानिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द टारगेट विच इज केप्ट इन माइंड। आपका टारगेट कुछ है, आप मेहनत कुछ अलग तरीके से कर रहे हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिले। सिंपल, समझना ईजी हो, बहुत ओवर टेक्निकलाइज कर दोगे कोई चीज़ को तो डिफिकल्टी हो जाएगी। इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जो हर एक एस्पेक्ट को कवर कर ले, हर एक चीज़ को कवर कर ले, तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस पॉलिसी होगी तो उसको बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एस्पेक्ट, हर चीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि अगर सिनारियो चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, बिजनेस के हालात चेंज होते हैं, तो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी जो बिजनेस पॉलिसी है
उसको उतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो चीज़ों को चेंज कर सकें और अपनी पॉलिसी और गाइडलाइंस में सूटेबल चेंजेस कर सके। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही नेसेसरी होगी। और लास्ट में है स्टेबिलिटी। पॉलिसी उतनी भी बोलते हैं ना इनस्टेबल नहीं होनी चाहिए कि बार बार चेंज कर रहे हैं वो लोग, उसको स्टेबल रखना है ताकि जो कंपनी का स्टाफ है जो गाइडलाइन फॉलो कर रहा है उनके माइंड में वो रेगुलेशंस क्लियर रहे। बहुत ओवर फ्रीक्वेंट चेंजेस भी अच्छे नहीं हैं और बहुत लॉन्ग टर्म तक अपडेशन ना करना वो भी अच्छा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी चीज़ को वापस लिखा है यहाँ पे फीचर्स में, तो वो सेम ही पॉइंट है डायग्राम या चार्ट के फॉर्म में, तो कुछ नया नहीं उसमें। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी में पूरी हिस्ट्री है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बड़ा बोर कर देती है। आपके ऊपर ही थोड़ा बर्डन रहेगा कि आपको इसको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रीड करना है कि ये कब शुरू हुआ। 1911 ईयर से स्टार्ट हुआ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, इन्होंने इसके लिए इंटीग्रेटिव कोर्सेज डिज़ाइन किए मैनेजमेंट के, और उसमें ऐसा पॉइंट्स उन्होंने इंक्लूड किए। 1908 से कुछ केस स्टडीज़ चल रही थी, फिर बाद में 1911 में कोर्स में इसको कन्वर्ट किया गया। ठीक है, और भी सारी चीज़ें बोली है कि जो बिज़नेस स्कूल्स हैं उनके करिकुलम में ये सब चीज़ें धीरे धीरे ऐड होती गई, और आज हम बिज़नेस पॉलिसी की बात टेक्निकली और डिटेल में करते हैं। ये हिस्ट्री आपको पढ़नी है, इसमें मेरी कोई ज़रूरत आपको महसूस नहीं होगी। इवोल्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन मैनेजरियल प्रैक्टिसेस। ऑब्वियसली जैसे जैसे लोग अपने अपने बिजनेस बढ़ाते गए, मैनेजमेंट करते गए, तो मैनेजमेंट करते करते वो भी सीखते गए, और जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें सीखते गए और ट्रेंड चेंज होता गया, तो उसके हिसाब से मैनेजरियल प्रैक्टिसेस और बिजनेस पॉलिसीज़ भी इवॉल्व हुई। तो पहले के टाइम पे जो चीज़ें थी आज भी माहौल वैसा ही हो, नॉट नेसेसरी। दुनिया बहुत बदल रही है, बदलती जा रही है, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है ये, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी अब उस हिसाब से अपडेट होते रहना पड़ता है। ठीक है, इंडियन सिनारियो में उन्होंने IIM के बारे में बात की और कुछ नहीं बोला है। बिजनेस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताया हुआ है, तो अननेसेसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना अच्छा नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कोर्स इट सेल्फ, ठीक है, अगेन बिजनेस पॉलिसी के बारे में ही बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ डील करता है, कंस्ट्रेंट्स के साथ डील करता है। रियल लाइफ बिजनेस सिनारियो में बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी पॉलिसी बन पाती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पे बुक कंसेप्ट्स और प्रैक्टिकल रियलिटी में एक डिफरेंस दिखता है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रियलिटी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना पड़ता है जितना हम थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को देते हैं। तो रियलिटी को हम इग्नोर करके अगर पॉलिसीज़ बनाएंगे, गाइडलाइंस बनाएंगे, तो कभी भी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी जितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स की बात हो रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। ठीक है, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो हम एक बेटर पॉलिसी बना पाएंगे। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करें। वो देखा था हमने, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्चुअली में चैप्टर्स ऑर्डर में है और एक के बाद एक चैप्टर रिलेट होते जाएंगे। जो चैप्टर 12 में पढ़ा वो 13 में काम आएगा, जो भी 13 में पढ़ रहे हो 14 में काम आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो वही चीज़ रिपीट की है जो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में देखी थी। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को समझना ज़रूरी है, उसके एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी है, उसके अंदर जो एरियाज़ हैं मैनेजमेंट के, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिस तरीके का स्टाफ है, पूरा एक स्कैनिंग करने के बाद हम पॉलिसी को डिफ़ाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट पार्ट, फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट में भी रिपीट टॉपिक आ गया है। अच्छी बात है ना, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। विजन के बारे में बात हुई थी, विजन मिशन पे अपन ने अच्छा खासा डिस्कशन किया है, तो अच्छा है ना, आपके लिए भी शॉर्टकट हो गया। तो विजन में मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म अप्रोच। ठीक है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देखना चाहते हो। आज की डेट में आपके पास उतना पोटेंशियल है ही नहीं कि आप जो सोच रहे हो वो आज के आज अचीव हो जाए, वो तो फिर मिशन हो गया। तो अगर आपके पास वो पोटेंशियल है नहीं और वो ओवर द टाइम आप डेवलप करोगे, तब जाके एक लेवल के बाद आप वो टारगेट अचीव कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला था, कोई स्टार्टअप कंपनी है तो आते ही थोड़ी ना नंबर 1 हो जाएगी। नंबर 1 कौन है, उसने जो अचीव किया है वो इसके दिमाग में है कि हमें भी पहुंचना है, बट उतने साल में पहुंचना है जितने साल में वो पहुंचे। ऑब्वियसली इमीडिएटली वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो इसके फीचर्स दिए हुए हैं, विजन के बारे में बात की है इन्होंने।
ठीक है। कंसाइज, क्लियर, टाइम होराइजन डिसाइड करना, फ्यूचर ओरिएंटेड होना, स्टेबल थिंकिंग होना, चैलेंजिंग, ईजी होता तो ऐसे ही अचीव कर लेते, चैलेंजिंग होगा तभी वो विजन में कन्वर्ट होगा ना। एब्स्ट्रैक्ट, अभी कुछ नहीं है हाथ में लेकिन कहीं ना कहीं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनटेंजिबल बोल सकते हैं कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती अभी बट फ्यूचर में हम उसको मतलब एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे, वो अचीव करके दिखाएंगे जो आज नहीं है। इंस्पायरिंग, ऐसी चीज़ें जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, हाँ मैं एक दिन ये अचीव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत नेसेसरी है कि एक कंपनी अपना एक विजन स्टेटमेंट डिफाइन करे जिससे वो ये शो कर सके कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अपने अपने विजन स्टेटमेंट्स हैं। ये सब बड़े ब्रांड्स हैं, टाटा स्टील है, वी एस्पायर टू बी द ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री बेंचमार्क फॉर वैल्यू क्रिएशन एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। तो अभी ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अचीव कर लिया है, उनका सपना है कि एक दिन वो अचीव करेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। जेके टायर, अमेजॉन, डिज्नी, गूगल, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट, सब कंपनीज़ के नाम हमने सुने। मिशन के बारे में भी बात हो गई थी, ठीक है। ये आज पॉसिबल है, हम चाहें तो इसको बहुत नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं, बस हमें मेहनत करके कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिंपल, रिस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। मतलब ये आज भी आपको सिंपल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं और देने को कमिटेड है और रेडी है और इनके लिए पॉसिबल है। और विजन की अगर हम बात करें तो ये इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकें, उतनी बड़ी बैंक बनना चाहते हैं। तो ये आज तो नहीं हो रहा है लेकिन ये धीरे धीरे उस लेवल को अचीव करेंगे, ऐसा इनका आइडियोलॉजी है। और देख लो, बड़ी बड़ी कंपनी के ऐसे कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल्स, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपको कोई एक एक रटना नहीं है। आप पढ़ के रखना, एक बार कुछ आ गया पूछ लिया किस कंपनी का मिशन हो सकता है, विजन हो सकता है, फंसाने को ये लोग कैसे भी फंसा सकते हैं। मॉड्यूल के पॉइंट सही हैं तो क्वेश्चन तो बन ही सकता है। बस इसके बेसिस पे फिर आगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। एक्चुअली में टेक्निकल स्ट्रैटेजीज़ और मज़ेदार स्ट्रैटेजीज़ की बात आगे होने वाली है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग केसेस मैं आपको दूंगा, जैसे पिछले चैप्टर में भी हमने देखे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।